हर देश में कोरोना का एक समय ऐसा आ रहा है जब कोरोना सिर्फ लाशें बिछा रहा है और लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि यह संकट एक दो दिन में टल जाता है, पूरे एक महीने यह वायरस मौत का नंगा नाच करता है और मौतें इतनी होती है कि गिनना मुश्किल होता है। लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितनी मौतें होंगी। आज आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोरोना अपना भयानक रूप लेता है तो लोग यह भी नहीं समझ पाते कि उन्हें कैसे कोरोना हो गया है, सोर्स का पता नहीं चलता। इस वक्त यही हालात आप अमेरिका में देख रहे हैं, जहां 70,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हमने इटली में भी देखा था, पहले वहां एक दिन में 100-200 लोगों की जान जाती थी, फिर हर दिन कोरोना से 1 से लेकर 2,000 लोगों की मौत होने लगी। सवाल यह है कि क्या यही हालात भारत में आने वाले हैं या इसकी शुरुआत हो चुकी है? आज मैं आपको डराना तो बिल्कुल नहीं चाहता, बस सच बता रहा हूं। जो आंकड़ा आज सरकार ने दिया है वो डरा रहा है, अच्छे संकेत नहीं है हिंदुस्तान के लिए। पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना से 195 लोगों की जान चली गई है। यह सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अब तक। और आपको पता है 3,900 मामले सामने आए, वो भी एक दिन में। अगर यह रफ्तार यही रहती है तो मौतों की संख्या हर रोज सैकड़ों में पहुंच सकती है। और यह ऐसा नाजुक वक्त है जब छोटी छोटी गलतियां सैकड़ों लोगों को उनके अपनों से दूर कर देंगी। और ऐसा भी नहीं कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं या हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। 2 गज की दूरी हम बनाए हुए हैं। हम बाहर से भी जरूरी चीजें लाते हैं तो बहुत ध्यान से। फिर ये रफ्तार क्यों बढ़ रही है? और अगर ये रफ्तार बढ़ रही है तो कहां जाकर रुकेगी? वैक्सीन का पता नहीं, अभी तक दवा है नहीं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितनी सतर्कता अभी आप बरत रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, इसे कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दीजिए। भारत में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत। कोरोना ने देश में बढ़ाई दहशत। लॉकडाउन के तीसरे चरण में तमाम शहरों में कुछ ढील मिली तो लोगों को ऐसा लगा कि बहुत जल्द हम कोरोना के संकट से उबर जाएंगे और देशवासियों की दिनचर्या एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मरीजों और कोरोना से मौत का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा, उसे देख सुनकर लोगों में खौफ बढ़ गया है। 24 घंटे में कोरोना के 3,900 कंफर्म केस सामने आए। देश में 195 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि 1,020 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद रिकवरी रेट 27.41% हो गया। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है। इस बीच सरकार अब विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। 7 मई से वतन वापसी की यह प्रक्रिया शुरू होगी। विदेश से आने वाले भारतीयों को लाने से पहले और बाद में उनकी जांच की जाएगी और उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि बाहर निकलने वाले हर शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है और चेहरे पर मास्क लगाना भी। लेकिन आज फिर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। हैरानी होती है देखकर कि लोग ऐसी लापरवाही करके अपनी और अपने करीबियों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुझे एक बात बताइए, हो क्या रहा है ये? कोरोना के मामले आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? और सिर्फ बढ़ नहीं रहे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में जो हुआ इस देश में, उसे देखकर तो आप लोगों के मन में दहशत बढ़ चुकी है। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो गई है। 195 लोगों की मौत का मतलब समझते हैं आप? भारत में जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ इतनी तादाद में लोगों की मौत हो गई हो। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे में देश में इतने लोगों की जान गई हो। और इतना ही नहीं, 24 घंटे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3,900 कोरोना के नए मामले सामने आ गए हो, वो भी एक दिन में। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या इटली से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही। इटली, मौत का जहां मातम पसरा है। और मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखने जा रहा हूं, मुझे लगता है आप गौर से इसे देखिए और सुनिएगा। यह आंकड़ा 3 मई का है, आज से सिर्फ 2 दिन पहले का। 3 मई को दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए और भारत उसमें किस नंबर पर था, आप वो समझिए। आज से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 3 मई को अमेरिका में, मैं दिखा रहा हूं आपको, 26,753 नए मामले सामने आए। 26,753 अमेरिका में। रूस की बात करें तो इसी दिन यानी 3 मई को 10,633 नए मामले सामने आए। उसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है इसी दिन, 4,806 कोरोना के नए मामले आए। ब्राजील में इसी दिन 6,200 नए कोरोना के मरीज पाए गए। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत में 3 मई को 2,644 नए मामले सामने आए। 2,644। लेकिन उसके नीचे इटली है। इटली में सिर्फ 1,900 लोग संक्रमित पाए गए। यानी 3 मई को इटली से ज्यादा हमारे देश में, भारत में कोरोना के नए मरीज आ गए। यह आंकड़ा जो आप देख रहे हैं ना, यह WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है जो WHO ने जारी किया है। और बड़ी बात यह है कि 3 मई की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि उस दिन भारत कोरोना के नए केस को लेकर पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर था, पूरी दुनिया में। यानी 3 मई को अमेरिका, रूस, ब्राजील, ब्रिटेन के बाद हमारा नंबर था, भारत का। और उस दिन हम इटली से आगे थे। यानी उस दिन इटली से ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में पाए गए। और यह आंकड़ा रखकर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हम यह देख सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारे देश में रिकवरी रेट अच्छा है, मतलब लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं और डबलिंग रेट भी कम है। यानी कोरोना के मरीजों के दोगुना होने की दर दूसरे देशों से हमारी बेहतर है, हम ये खुश हो रहे थे। लेकिन ये आंकड़ा जो मैंने आपके सामने रखा है वो कहता है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस इटली की तबाही पूरी दुनिया ने देखी है, लाशें दफनाने की वहां जगह नहीं थी, हमारे देश में अब उससे ज्यादा तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, इटली से ज्यादा। और ये खतरे की घंटी है बहुत बड़ी, और हमें उसी गंभीरता से लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखने जा रहा हूं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिस इटली की मैं बात कर रहा हूं आपसे, अब उसी इटली के हालात से भारत की तुलना में करता हूं। मैं पिछले 4 दिनों के आंकड़े रख रहा हूं। इटली में ज्यादा तेजी से नए मामले आ रहे हैं या भारत में, यह आप समझ पाएंगे अगर 1 मई की बात करें तो 1 मई को भारत में कोरोना के 1,993 नए केस सामने आए 1 मई को, जबकि इटली में उसी दिन 1,872 नए मामले आए। मतलब यह हुआ कि इटली में जितने नए कोरोना मरीज मिले उससे ज्यादा तो भारत में मिले। यह आंकड़ा 1 मई का था। और 2 मई का देख लीजिए, 2 मई को भारत में 2,293 नए कोरोना के मरीज आए अगले दिन, 1 मई के अगले दिन। लेकिन इटली में इसी दिन 1,965 मामले थे। यानी 2 मई को भी हम इटली से आगे थे संक्रमितों के मामले में। और अब 3 मई का आंकड़ा देख लीजिए।
3 मई को भारत में कोरोना के 2644 नए केस आए, तो इटली में सिर्फ 1900 केस थे। इस दिन भी हमारी रफ्तार इटली से ज्यादा थी। इसके अगले दिन 4 मई को भारत में कोरोना के 2553 नए मरीज मिले, और जबकि इटली में जानते कितने थे? सिर्फ 1389। 1000 हमसे कम तकरीबन। यानी 4 मई को भारत में नए केस सामने आने का आंकड़ा इटली से करीब करीब हमारा 2 गुना था। अब मुझे आप बताइए, इटली के आंकड़े आपके सामने हैं और इटली में तबाही की तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं। क्या यह आंकड़ा हमें चौकन्ना करने के लिए काफी नहीं है? जब इटली जैसा देश, जहां इतनी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं, अच्छे अस्पताल हैं, फिर भी वहां पर पिछले दिनों इतनी तबाही हो गई, और उसके बाद इटली ने थोड़ा खुद को संभाला, मामले कुछ घटे। लेकिन भारत में तो उतनी सुविधाएं भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारे देश में नए मामले आने की रफ्तार इटली से ज्यादा तेज है, तो हम कैसे इस महामारी पर काबू पाएंगे? और यह आंकड़ा रखना आपको मैं डराना नहीं चाहता, सिर्फ सतर्क करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने सावधानी नहीं बरती ना, और ये रियायत जो मिल रही है इसका बेजा इस्तेमाल किया, फायदा उठाया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते इतना बड़ा नुकसान होगा। पिछले 43 दिनों से भारत में लॉकडाउन है। इक्के दुक्के आप मौके छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लोग लॉकडाउन का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं, जबकि देश की कुल आबादी की तुलना में मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन की अहमियत को नहीं समझा है, नजरअंदाज कर दिया है। और शायद उनमें शामिल ज्यादातर लोगों को अपनी गलती की वजह से सबक भी मिला। अब वो भी जानते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है जो इस जानलेवा कोरोना वायरस के कदम थाम सकता है, उसकी रफ्तार को रोक पाएगा। यानी गलती कर चुके लोगों को भी लॉकडाउन के महत्व को लेकर भ्रम नहीं है। भारत में संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के साथ यह साफ है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है, बहुत लंबी चलने वाली है, और यह लड़ाई लॉकडाउन के जरिए ही हम जीत सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को अब तक लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं गलतफहमी में, तो मैं उनके लिए एक जानकारी रखता हूं। दरअसल 43 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद हम अभी तक कोरोना वायरस से जुड़े संक्रमण का विकराल रूप नहीं देख पाए हैं। यानी संक्रमण का चरम पर पहुंचना बाकी है, जैसा बाकी देशों में हमने देखा। ICAS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में हुई एक स्टडी के मुताबिक जून के अंत तक यह महामारी अपने चरम पर हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से उसकी रफ्तार करीब 1 महीने टल गई है, जिसकी वजह से हमारी सरकारों और स्वास्थ्य विभाग को उससे ठीक से लड़ने के लिए हमें मौका थोड़ा जरूर मिल गया है। लेकिन फिर भी जून के अंत तक करीब 1.5 लाख लोगों के कोरोना वायरस की जकड़ में आने की संभावना है। यानी 5 मई आज की तारीख तक संक्रमित मरीजों की जो संख्या 46,711 है, वो जून के अंत तक 1.5 लाख हो सकती है। बायो कंप्यूटेशनल मॉडल पर आधारित यह स्टडी थी, और दावा किया गया कि जो काफी डराने वाला है, स्टडी में रिप्रोडक्शन नंबर की मदद से बताया गया कि कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। इस स्टडी में रिप्रोडक्शन नंबर 2.2 पाया गया, जिसका मतलब यह है कि 10 लोगों से यह संक्रमण औसतन 22 लोगों में फैल रहा है। लेकिन अगर हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करें तो यह नंबर कम हो जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन नंबर 0.7 तक पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। इसका मतलब यह कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना की इस महामारी का चरम जून के बजाय मई के अंत में आ जाता। लॉकडाउन की वजह से इसमें करीब 1 महीने का फर्क आया है, और इतना ही नहीं, इस मॉडल से यह भी पता चला है कि अगर 3 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया जाता तो कोरोना के संक्रमण में भारी उछाल देखने को मिलता। उधर प्रवासी मजदूरों के बाद
केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को भी उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पहले सरकार ने लॉकडाउन की वजह से देश के कई राज्यों में जो फंसे थे प्रवासी मजदूर, उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, तो अब प्रवासी भारतीयों के लिए हवाई उड़ानों को शुरू करने जा रही है। कई ऐसे देश हैं जहां 1 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन चल रहा है। भारत में भी लॉकडाउन का तीसरा चरण है। घरेलू के अलावा विदेशी उड़ानों के बंद होने की वजह से हजारों भारतीय दूसरे देशों में भी फंसे हैं। ज्यादातर लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तरफ से जो पैसा बचाया गया था वो खत्म हो रहा है। जिसके बाद रह रहकर स्वदेश लौटने के लिए वो अपील कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया और इस फैसले के मुताबिक 7 मई यानी 2 दिन बाद से 13 मई तक कई देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जिनके जरिए भारतीय छात्रों समेत करीब 14,800 लोगों को वापस लाया जाएगा। और इसके लिए हर दिन करीब 2,000 लोगों को लाने की योजना है। हालांकि जिन भारतीयों में खांसी, बुखार या जुकाम के लक्षण मिलेंगे, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। किसी भी देश से भारत की यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। और बड़ी बात एक और है कि भारत आने के बाद ये सभी यात्री एयरपोर्ट से सीधे अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि भारत आने के बाद इन लोगों को 14 दिनों तक अस्पताल में या फिर क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक 64 उड़ानों में यूएई से 10 उड़ानें, कतर से 2 उड़ानें होंगी, सऊदी अरब से 5 उड़ानें होंगी, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से भी 7, फिलीपींस से 5, इसके अलावा बांग्लादेश से भी 7 उड़ानें होंगी, बहरीन से जबकि 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 उड़ानें, वहां से लोगों को लाया जाएगा, और ओमान से भी 2 उड़ानें संचालित होंगी। लेकिन सभी यात्रियों को अपनी यात्रा का खर्च खुद ही उठाना होगा। इसलिए लंदन से मुंबई तक यात्रा के लिए निर्धारित जो पैसा है 50,000 रुपए, और इसी तरह लंदन से अहमदाबाद की यात्रा के लिए टिकट पर 50,000 लगेंगे, जबकि लंदन से बेंगलुरु और लंदन से दिल्ली के लिए भी 50,000 रुपए की दर होगी। जबकि लंबी दूरी की वजह से शिकागो, दिल्ली, हैदराबाद के लिए यात्रा दर लगभग 1 लाख रुपए होगी। 7 मई वो तारीख है जिस दिन से भारत सरकार की तरफ से ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी, और 7 मई को 9 देशों से 2300 लोग, 2,300 लोग कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और श्रीनगर आएंगे। 8 मई को यानी अगले दिन 8 देशों से करीब 2,050 भारतीय आएंगे। ये कहां आएंगे? चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली। अगले दिन 9 मई को 9 देशों से लोग आएंगे जो हमारे भारतीय फंसे हैं, 2,050 लोग। ये आएंगे मुंबई, कोच्चि, त्रिची, हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली। जबकि 10 मई को 8 देशों से आएंगे 1,850 लोग, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, चेन्नई, त्रिची, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद। 11 मई को 9 देशों से 2,200 लोग आएंगे, कोझिकोड, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर और बेंगलुरु। 12 मई को 10 देशों से आएंगे 2,500 लोग, जो हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीनगर, अहमदाबाद और कोच्चि पहुंचेंगे। 13 मई को जो कि आखिरी तारीख होगी, 8 देशों से आएंगे 1,850 लोग, जो कि फ्लाइट होगी कोझिकोड की, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और अमृतसर। देश में फंसे जिन भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा, उन्हें यहां पहुंचने पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। अब एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली की बात करते हैं। दरअसल यहां पर एक हॉस्पिटल है। भारत में कोरोना वायरस की जद में सिविलियन यानी आम लोग तो हैं ही, भारतीय सेना के ठिकानों पर भी कोरोना ने दस्तक दी है। यानी सेना के जवान और उनके परिजन भी इस वायरस के संक्रमण से नहीं बचे हैं। दिल्ली में सेना के R&R यानी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण के 24 मामले आ गए हैं। हालांकि ये लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद वहां भर्ती नहीं थे, बल्कि ये पहले से ही रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के कैंसर वार्ड में अपना इलाज करवा रहे थे, जिनमें मौजूदा जवान थे, पूर्व फौजी थे या उनके परिजन भी थे। कोरोना संक्रमण की जकड़ में आने के बाद कोरोना संक्रमित इन 24 मरीजों को RR अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद इन मरीजों का इलाज दिल्ली के कैंट इलाके में सेना के बेस अस्पताल में चल रहा है। जबकि अस्पताल का कैंसर वार्ड
अब डिसइंफेक्शन प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेगा। सेना से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक तीनों सेनाओं में कुल 98 कोरोना के मामले हैं, जिनमें 70 जवान हैं, 18 मरीज पूर्व फौजी हैं या उनके परिवार वाले हैं। इन कुल 98 मामलों में R&R अस्पताल के 24 मामले हैं, जबकि युद्ध के मैदान में अपनी जाबाजी के लिए मशहूर भारतीय सेना के 40 जवान कोरोना वायरस के खिलाफ भी अपनी जंग जीत चुके हैं, यानी वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, अपनी यूनिट या फिर अपने घर जा चुके हैं। इससे पहले मुंबई में मौजूद नौसेना के INS आंग्रे बेस में भी 26 नौसैनिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। एक ही बेस में इतनी तादाद में संक्रमित मरीज मिलने का यह पहला मामला था, जिसके बाद एहतियातन INS आंग्रे बेस को सील किया गया था। और इस बीच खबर आई थी कि दिल्ली में ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के तिगरी कैंप में भी 43 जवान संक्रमित पाए गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी जवान दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात थे, ड्यूटी पर थे। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों से जुड़ा यह चौथा मामला, जब एक ही बटालियन या फिर कैंप में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और इससे पहले दिल्ली के मयूर विहार में CRPF की 31वीं बटालियन में 160 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद कैंप को सील किया गया। इसी कैंप में CRPF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन भी तैनात थे, जिनकी सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। और इसी तरह से BSF भी कोरोना वायरस के कहर से अछूती नहीं है। BSF की 126वीं बटालियन में भी अब तक 31 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस बटालियन के जवान दिल्ली पुलिस के साथ जामा मस्जिद और चांदनी महल इलाके में तैनात थे। देश भर में BSF के 67 जवान या अधिकारी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और जब से पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट मंडराया है, तब से कई लोग तो लॉकडाउन में हैं, अपनी ऐशो आराम से जुड़ी चीजों को फिलहाल भूल ही गए हैं। उन्हें इनकी जरूरत भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जान है तो जान है। और उनकी तो सिर्फ एक ही चाहत है कि किसी तरह बस उनकी जिंदगी बचे, किसी तरह से ये जो बुरा वक्त है वो टले या गुजर जाए, क्योंकि जिंदगी को लेकर ज्यादातर लोगों का नजरिया बदल गया है। कोरोना महामारी ने जिस तरह तबाही मचाई है, उसकी वजह से लोग जिंदगी और मौत के भय के बीच अपने घरों में कैद हैं और भविष्य की चिंता से भी जूझ रहे हैं। संक्रमण मौत का आंकड़ा तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोरोना वायरस ने पूरी मानव जाति को ही मिट्टी में मिला देने की ठानी हो। और इसी खतरे से दुनिया का हर देश आशंकित है, और शायद यही वजह है कि हर देश अपने अपने स्तर पर वैक्सीन खोजने में जुटा है, वो भी दिन रात बिना चिंता किए। कई देश इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने के करीब हैं, लेकिन इजराइल ने एक कदम आगे बढ़कर दावा किया है। इजराइल, वही इजराइल जो चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, उसके पास ना के बराबर प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी इजराइल ने एक अलग पहचान बनाई। अपनी इसी पहचान को बरकरार रखते हुए इजराइल ने दावा किया कि उसके वैज्ञानिकों ने इस महामारी का टीका बना लिया है। यह आज दावा किया, और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली ब्रेनेट ने किया है। इजराइल ने दावा किया कि वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो चुका है, यानी अब वो बस उसके पेटेंट और उत्पादन की तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री नफ्ताली ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया या नहीं। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। इजराइल की डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट अब इस टीके को पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुटी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने ही वैक्सीन को बना लिया है। वो पूरी दुनिया में अपनी गोपनीयता के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह इंस्टीट्यूट जिसने वैक्सीन बनाई पूरी दुनिया में छिपकर काम करती है, जैविक और रासायनिक हथियार और इनसे बचाव के लिए हथियार भी बनाती है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह चिकित्सा विज्ञान की तकनीक और संक्रामक बीमारियों से बचाव पर भी काम करती है। इजराइल में वैक्सीन और दवा बनाने का काम भी इस इंस्टीट्यूट के ही जिम्मे है। इसके अलावा यह इंस्टीट्यूट खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जहर बनाती है। इस जहर का इस्तेमाल दुनिया भर में इजराइल के दुश्मनों की हत्या के लिए किया जाता है। इजराइल के अलावा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसानों पर सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है,
चीन और अमेरिका ने भी इंसानों पर बड़े पैमाने पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वहां। इसके अलावा भारत की भी कई कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। दरअसल कोरोना वायरस का रहस्य सुलझने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रह रहकर बड़े बड़े दावे आ रहे हैं सामने, कभी उसकी उत्पत्ति को लेकर, कभी उसके संक्रमण के अंदाज को लेकर, और कभी यह कहा जाता है कि चमगादड़ों से यह इंसानों में फैला, कभी कहा जाता है कि नहीं, सांप और पेंगोलिन की वजह से ही इंसान संक्रमित हुए। हालांकि करीब 4 महीने बाद भी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि आखिर संक्रमण फैला कैसे। इसी बीच एक अफ्रीकी देश तंजानिया ने चौंकाने वाली खबर दी है। दरअसल इस देश में इंसानों के बाद अब बकरी और फल भी संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद वहां की सरकार चौकन्नी हो गई। वहां के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली ने दावा कर दिया है कि टेस्ट किट ही खराब है। यह नहीं बल्कि उन्होंने सेना को इस टेस्ट किट की जांच के आदेश भी दिए हैं। तंजानिया में बकरी, पौपा फल, भेड़ के सैंपल लिए गए थे और सैंपल की जब जांच की गई तंजानिया की एक लैब में, तो जांच में बकरी और फल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तंजानिया में भी कोरोना वायरस के केस कम नहीं है। वहां इसकी वजह से 17 लोगों की मौत हुई और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति जॉन मैगुफली की कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या छुपाने को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना भी हुई थी।